Hi everyone, आज के इस वीडियो में we will see that how you can quickly solve a passage in the legal section of the CLAT exam. While solving the passage, I'll tell you some of the tricks using which you can solve the passage very quickly. So let's get started with the video. Now I'll here display you a passage. Pause the video and read the passage once. So whenever you get the passage, हमको उसको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी हर एक लाइन या हर एक वर्ड को समझने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स टू टेक द ओवरव्यू ऑफ द पैसेज. जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पैसेज की अगर हम बात करें तो हमें उसका ओवरव्यू हम कैसे लेंगे, जैसे कि हम ये समझेंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ किससे डील करता है. यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ किससे डील करता है. फर्स्ट पैराग्राफ हमको बताता है कि डेफेमेशन जो है वो दो टाइप्स की होती हैं, सिविल और क्रिमिनल. डेफेमेशन का हार्श इफेक्ट होता है ऑन आर्टिकल 19. एंड थर्ड थिंग जो हमें फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखी है वो ये कि हाउ डज सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी डिफाइंस डेफेमेशन. बस ये तीन चीज़ें, ये हमें ओवरव्यू लेना है. सेकेंड पैराग्राफ क्या बात करता है. सेकेंड पैराग्राफ हमें एक्सेप्शंस बताता है कि डेफेमेशंस के क्या क्या एक्सेप्शंस होंगे. थर्ड पैराग्राफ हमको पनिशमेंट बताता है कि डेफेमेशन की क्या पनिशमेंट होगी. फोर्थ पैराग्राफ बात करता है कि डेफेमेशन जो है वो सिविल ऑफेंस और क्रिमिनल ऑफेंस दोनों हैं. सिविल ऑफेंस, अगर सिविल डेफेमेशन है तो हमारे पास क्या रेमेडी है, और क्रिमिनल डेफेमेशन है तो हमारे पास क्या रेमेडी है. ये हमने ले लिया पूरे पैसेज का ओवरव्यू कि क्या किस पैराग्राफ में क्या बात कही गई है. नाउ रीड द क्वेश्चंस. इसमें आपको कुछ सिर्फ एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट और वैसे आपको कुछ सेकंड्स लगने चाहिए आपको ओवरव्यू लेने में पैसेज का. नाउ कम टू द क्वेश्चन, और एक बार सारे क्वेश्चंस को आपको रीड करना है कि हर क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है कि मिस्टर एक्स इन्वाइटेड मिस्टर वाई फॉर डिनर एट हिज हाउस एंड मिड मील दे गॉट इनटू एन आर्ग्यूमेंट. Mr. Y called Mr. X a fraud and a cheat and rained a lot of accusations on him. Does this constitute as a defamation? अब हमसे पूछा है क्या ये डिफेमेशन है. हमको पता है कि फर्स्ट पैराग्राफ में डिफाइन था सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी में कि डिफेमेशन होता क्या है. हम डायरेक्टली उस पैसेज के उस पार्ट पर जाएंगे और हम पढ़ते हैं क्या दे रखा है कि whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visible representations makes or publishes any imputations concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputations will harm the reputation of such person is said to defame that person. यहाँ पर जब हम इस सेक्शन को पढ़ रहे हैं उसी टाइम हमको इस सेक्शन के एसेंशियल्स मार्क करते चलना है जिससे कि हमें इस सेक्शन को बार बार पूरा ना पढ़ना पड़े. अब यहाँ पर इस केस में क्या होंगे इसके एसेंशियल्स. पहला एसेंशियल हो जाएगा वर्ड्स, सेकेंड एसेंशियल हो जाएगा साइंस, फिर हो जाएगा विजिबल रिप्रेजेंटेशन, फिर हो जाएगा पब्लिशेस, फिर हो जाएगा आपका इंटेंडिंग टू हार्म और नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव. ये आपके हो गए सारे एसेंशियल्स. अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और इन एसेंशियल्स को अप्लाई करते हैं. देयर वॉज अ स्टेटमेंट, इट वॉज थ्रू वर्ड्स, तो पहला एसेंशियल फुलफिल हो गया. सेकेंड एसेंशियल था आपका पब्लिशेस, लेकिन यहाँ पर पब्लिश तो हुआ ही नहीं वो स्टेटमेंट. पब्लिश मतलब क्या होता है. पब्लिश मतलब किसी भी थर्ड पार्टी को पता चलना. जो मिस्टर एक्स ने बोला वो मिस्टर वाई को सुनाई दिया क्योंकि वहाँ पर कोई और नहीं था. क्यों जी हमको कैसे पता चला कि वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि मिस्टर एक्स इन्वाइटेड मिस्टर वाई फॉर डिनर. तो हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि वहाँ पर कोई और नहीं था, तो दैट स्टेटमेंट वॉज नॉट पब्लिश्ड, इसलिए यहाँ पर डेफेमेशन हुआ ही नहीं. तो ईजी वे क्या होता है आंसर को मार्क करने का इज़ थ्रू नेगेशन. हम नेगेशन वाली ट्रिक अपनाएंगे. हम देखेंगे सारे ऑप्शंस में यस यस है, सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो नो की बात करता है. तो हम सारे ऑप्शंस को पूरा ना पढ़ते हुए हम डायरेक्टली डी को मार्क कर सकते हैं क्योंकि वी आर वेरी श्योर कि देयर वॉज नो डिफेमेशन इन दैट केस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द ट्रिक हियर. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या बोलते हैं. सेकेंड हमसे क्वेश्चन बोलता है कि मिस्टर वाई वर्कड इन अ लोकल न्यूज़पेपर and published a story of a sting operation on the local departmental store owners who were selling the product at a price higher than MRP by changing the stickers on the products. Can the store charge Mr. Y for defamation? यहाँ पर मिस्टर वाई एक न्यूज़पेपर में काम करते थे. उन्होंने एक स्टोरी पब्लिश करी रिगार्डिंग एक शॉप ओनर, स्टोर ओनर जो क्या करते थे, एक सामान MRP से ज़्यादा बेचते थे. तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम मिस्टर वाई को लायबल कर सकते हैं डेफेमेशन के लिए. अब हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी
सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी में उसमें कहीं पर भी ये बात नहीं हो रही थी, इसलिए हम एक्सेप्शंस को देखते हैं। एक्सेप्शंस जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कहाँ दे रखे थे, सेकेंड पैराग्राफ में दे रखे थे। नाउ लेट्स रीड दैट। Section 499 also cites certain exceptions. These include imputation of truth, which is required for the public good, thus has to be published on the public conduct of government officials, the conduct of any person touching any public question, and the merits of the public performance. हमने सारे एक्सेप्शंस पढ़ लिए इसके, अब हम देखते हैं यहाँ पे जो है ये सारे अप्लाई नहीं हो रहे, बट फर्स्ट एक्सेप्शन है कि स्टेटमेंट जो होना चाहिए वो ट्रू होना चाहिए, वो यहाँ अप्लाई हो रहा है। अब हम डायरेक्ट ऑप्शंस पे आएंगे। ऑप्शंस पे हम यस से नेगेट कर देंगे क्योंकि वी नो ये एक्सेप्शंस के अंडर फॉल करता है और डेफिमेशन नहीं है, तो हम यस वाला ऑप्शन वहीं की वहीं नेगेट कर देंगे। नो में हम ऊपर से पढ़ते हैं। नो पहला ऑप्शन क्या कहता है, नो वाला, नो एज इट इज़ द ट्रुथ ऑफ फॉर पब्लिक गुड दैट वॉज पब्लिश्ड। सेकेंड बोलता है नो एज इट वॉज द ट्रुथ विद एविडेंट्री बैकअप। अब यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं कि वो स्टेटमेंट ट्रुथ था, इसलिए वो डेफिमेशन नहीं होगा। लेकिन अब हम देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा क्लोज है पैसेज के। अब हम फिर से वो लाइन पढ़ते हैं, वो बोलती है कि दीज इंक्लूड इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रुथ विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक गुड। ट्रुथ होना चाहिए, लेकिन वो जो स्टेटमेंट है वो पब्लिक की जानकारी के लिए भी ज़रूरी होना चाहिए। अब यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो ज़्यादा इसकी बात करता है, पब्लिक गुड की बात करता है। ऑप्शन बी है बोलता है नो एज इट वॉज द ट्रुथ फॉर पब्लिक गुड, और ऑप्शन डी में कोई पब्लिक गुड की बात नहीं हो रही, इसलिए ऑप्शन डी निगेट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन बी जो है वो ज़्यादा क्लोज है पैसेज के। तो यहाँ पर आपके लिए ट्रिक ये है कि जब भी आप दो क्वेश्चंस के बीच में कंफ्यूज हों तो आप दोनों को रीड करिए, और जो स्टेटमेंट आपको पैसेज के ज़्यादा क्लोज लग रहा है दैट इज़ योर आंसर, उसको ही अपना आंसर मार्क करिए। नाउ let's come towards the last question of the passage. Take a minute and read the question. So here the question says कि Mr. R जो है he was accused of murder. उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि he is not guilty of murder क्योंकि at that time he was with another woman. यही स्टेटमेंट लोकल न्यूज़पेपर ने पब्लिश कर दिया कि मिस्टर आर इज़ नॉट अ मर्डरर बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज विद अनदर वुमेन, जो कि उनकी वाइफ नहीं थी। दिस स्टेटमेंट डिफेम्ड मिस्टर आर क्योंकि लोगों के परसेप्शन में ही बिकेम एन अडल्टरर। सो क्वेश्चन ये है कि क्या मिस्टर आर स्यू कर सकते हैं फॉर डिफेमेशन न्यूज़पेपर वालों को। सो अभी हमने पढ़ा था एक्सेप्शन सेक्शन 499 का, जो बोलते थे कि अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो वो डिफेमेशन नहीं होगा। तो हम स्ट्रेट अवे ऑप्शंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है कि नो एज इट वाज ट्रुथ फॉर पब्लिक गुड। ट्रुथ तो था, लेकिन क्या वो पब्लिक गुड के लिए था? लोगों को क्या करना इस बात से कि मिस्टर आर अडल्टर हैं या नहीं। सो इट वाज नॉट फॉर पब्लिक गुड, तो ऑप्शन ए नेगेट हो जाता है। ऑप्शन बी नो एज इट वाज ऑलरेडी इन द कोर्ट रिकॉर्ड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन टू रीड इन द जजमेंट। ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ भी पैसेज में नहीं दे रखा है, तो हम इसको नहीं मार्क करेंगे। एक और यहाँ पे आपके लिए ट्रिक कि 4 ऑप्शंस में से कई बार क्या होता है, एक ऑप्शन कुछ भी बोलता है, तो उस ऑप्शन को कभी डू नॉट मार्क दैट एज योर आंसर। अगर आपको तीनों ऑप्शन वैलिड नहीं लग रहे हैं तो आप सोचते हैं ये आंसर हो जाएगा, नहीं, वो आंसर कभी नहीं होता, तो प्लीज़ डोंट मार्क दैट एज योर आंसर। लास्ट ऑप्शन सी बोलता है येस एज हिज पर्सनल चॉइसेस आर नॉट द कंसर्न ऑफ पब्लिक गुड इवन इफ दे आर ट्रू। ये हमें थोड़ा सही लग रहा है, इसको रखते हैं। फिर ऑप्शन डी बात करते हैं, यस, ये भी यस बोलता है येस एज द न्यूज़पेपर डज नॉट हैव टू पब्लिश द कोर्ट रिकॉर्ड्स विद दिस ट्रायल डिटेल्स। ये हमें कहीं पैसेज में नहीं दे रखा है, इसको भी हम नेगेट कर देंगे, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो आपने देखा जिस तरीके से आई हैव डिस्कस दिस पैसेज विद यू कि कैसे आपको मार्क करना है आंसर, कैसे आपको निगेशन ट्रिक यूज़ करनी है, कैसे आपको पैसेज का ओवरव्यू लेना है। आपको जैसे कि आपने नोटिस किया होगा जब हमने ये पैसेज सॉल्व किया तो तीनों क्वेश्चन जो हैं वो सेक्शन 499 या सेक्शन 500 पर डिपेंड करते थे। हम अगर पूरा पैसेज पढ़ते तो दैट वाज अ टाइम वेस्ट फॉर अस, क्योंकि पैसेज में से सिर्फ एक पार्ट में से सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और पूरे पैसेज को हमें पढ़ने की ज़रूरत थी ही नहीं। तो कई बार ही हमारे साथ एग्जाम में भी होता है, तो स्टार्टिंग में ही पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत हमको नहीं है। जस्ट टेक द ओवरव्यू ऑफ द पैसेज, फिर डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन एट ट्रेस कि कहाँ पर वो हमें दे रखा है, फिर उसको दोबारा रीड करके हमें अपना आंसर मार्क करना होता है।
So I hope this video is useful for you. If you have any doubt, then you can ask me in the comment section. We'll see you soon in the next video.